यूपी के शाहजहांपुर से अगर आपका ताल्लुक है और शाहजहांपुर के जलालाबाद से आपका ताल्लुक है, तो अब ये मत कहिएगा कि मैं जलालाबाद का हूं। अब आप परशुरामपुरी के हैं, क्योंकि जलालाबाद का नाम बदल चुका है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली होने की वजह से इसे परशुरामपुरी कहा जाता था, पर अब केंद्र सरकार की ओर से भी आदेश आ गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि भाई जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है। जलालाबाद यानी जलालुद्दीन अकबर के नाम से जलालाबाद पड़ा था उस जगह का नाम, और अब परशुरामपुरी के रूप में वो जगह जानी जाएगी। तो क्या ये हिंदू अस्मिता की लड़ाई का एक पड़ाव है, या फिर ये जो नाम बदलने की रेस है इसमें कोई है जो किसी पर भारी पड़ रहा है? वो कौन है? ये सब मिस्ट्री डिकोड करेंगे अभिषेक उपाध्याय के साथ। अभिषेक जी, ये जो नाम बदलने की मिस्ट्री है, इसमें कौन आगे निकल गया, कौन पीछे निकल गया, जरा समझाइए गणितीय। देखिए, नाम बदलने वाला ये जो पूरा पैटर्न है, इसमें सबसे अहम बात है नाम में सब छिपा हुआ है। मतलब शेक्सपियर लिख गए हैं कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ नाम में सब कुछ है। परशुरामपुरी, इसका सीधा साक्ष्य क्या है? ब्राह्मणों को मैसेज है। भाई, ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार, तो ये उनको मैसेज है कि आपके नाम पर हमने ये जगह का नाम कर दिया। अब जलालाबाद क्यों? क्योंकि शाहजहांपुर के जलालाबाद को भगवान परशुराम की माना जाता है कि उनकी जन्मस्थली, वहीं उन्होंने असत्य के खिलाफ में फरसा उठाया था। ये मांग कौन कर रहा था? ये मांग शाहजहांपुर और धौरहरा दो जगह से लोकसभा का चुनाव जीत चुके जितिन प्रसाद कर रहे थे। 2009 में जीते, 2004 में जीते, 2009 में जीते, उसके बाद नहीं जीत पाए, ना 14 जीत पाए ना 19 जीत पाए, लेकिन 2 बार वो जीते। तो ये जितिन प्रसाद की मांग थी कि भाई ये नाम आप कर दीजिए, इसको परशुराम जी के नाम पे परशुरामपुरी कर दीजिए। और आप देखिए, जैसे ये हुआ, पहला ट्वीट जितिन प्रसाद का आया, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बधाई दी और साथ में उन्होंने पीएम को बधाई दी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद कहा। तो ये एक तरह से बीजेपी का ब्राह्मण चैप्टर है। बीजेपी ब्राह्मणों को मैसेज दे रही है। अब यहाँ बड़ी बात है कि ये जरूरत क्यों पड़ गई? अब चुनाव नज़दीक आ गया है, 25 खत्म हो रहा है, 1 साल बचा है मोटा मोटा अगर माने, आप ब्राह्मणों को मैसेज क्यों दे रहे हैं? यही असली सवाल है मधुर। ब्राह्मणों को इसलिए मैसेज आपको देना पड़ रहा है चूंकि जिस तरह का पूरा ये सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, वहाँ ये परसेप्शन जा रहा है कि सरकार का टोन ब्राह्मण विरोध का टोन। ये मैसेज एक नहीं बल्कि कई बार सामने आया है। आपको याद होगा, लखनऊ में परशुराम जी की यात्रा रोक ली गई थी, बड़ा हंगामा हुआ था कि आप कैसे रोक दे रहे हैं, आप करणी सेना को नहीं रोकते हैं, आप परशुराम यात्रा रोक रहे हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं घटी हैं। और योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी, चूंकि उनका इतिहास है गोरखपुर वाला, वहाँ तो हाथा बनाम मठ की लड़ाई चली है लंबे समय तक। तो ये उसी परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए किया जा रहा है कि जो ब्राह्मण 12%, 14%, जो भी एक संख्या, कभी 12 भी कहता है, 14 भी कहता है, ये हमारा कोर वोट बैंक है। इसके ऊपर से हम प्लस करना शुरू करते हैं दूसरी जातियों को, ये ना छिटकने पाए हमसे, ये उसका मैसेज देने की कोशिश है। तो नाम बदलने का ये खेल क्यों है? ये खेल खालिस चुनावी है, या मैसेज देना है कि भाई ये जलालाबाद, शाहजहां, ये जलालुद्दीन अकबर के नाम पे ये नाम, शाहजहां के नाम पे ये नाम, ये नहीं चलेगा? या दोनों, मतलब एक साथ दोनों तीर हैं मार दो, मतलब इससे ब्राह्मण ही लुभेगा, ब्राह्मणों को ही लुभाया जाएगा, या फिर एक हिंदू जो वोटर है उस तरह, मतलब एक कोर हिंदू वोटर या पैन हिंदू वोटर तक रीच की ये कोशिश है? देखिए, नाम बदलने का कोई पहला शुरुआत तो है नहीं। योगी आदित्यनाथ के राज में नाम कई बदले गए हैं। प्रयागराज का नाम, आप इलाहाबाद के रहने वाले, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, नाम प्रयागराज हो चुका है। लेकिन यहाँ कुछ बड़ा फ़र्क है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये बात हिंदुत्व की नहीं है, अभी यहाँ पर हिंदुत्व की समग्र रूप में है, लेकिन बड़ी पिन पॉइंटेड ये ब्राह्मणों की बात हो रही है। ये बीजेपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, और ये इसलिए बीजेपी कर रही है, इसलिए इस टाइम पे हो रही है क्योंकि बीजेपी को ये अंदेशा है कि ब्राह्मण वोट बैंक हाथ से खिसक गया तो बड़ा नुकसान होगा। और देखिए, फैक्ट है, ब्राह्मणों का वोट 93 से आप देखना शुरू कीजिए। 93 में बीएसपी का एक ब्राह्मण विधायक था, सिर्फ एक, और 2007 में बीएसपी पहली बार अपने दम पे सत्ता में आई। कितने विधायक हो गए? 41, 40 विधायक एक्स्ट्रा हो गए। 41 ब्राह्मण विधायक की बात कर रहा हूँ। बीएसपी अपने दम पे सत्ता में आई, 41 ब्राह्मण विधायक बीएसपी के हो गए। और सरकार में बड़ा जलवा होता था हाँ, विधायकों का। सतीश मिश्रा एकदम वो एक तरह का एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे कि भाई ये यहाँ पर हैं और ब्राह्मण हितों की यहाँ पर बात होगी, और वो हुआ भी। ब्राह्मणों को बड़े अच्छे पद भी दिए गए, मतलब रिकॉर्ड तोड़ा उस दौर की सरकार ने ब्राह्मणों को पद देने का। तो ये बीएसपी के साथ रहा। उसके बाद 2012 आया,
वहाँ मोह भंग हुआ, ब्राह्मण का एक चंग चला गया समाजवादी पार्टी, जो नहीं जाता है लेकिन वो गया। लेकिन 2017 से क्या हो रहा है, ब्राह्मणों का वोट एक मुश्त आ रहा है बीजेपी की झोली में। 17 में तो मेरे ख्याल से 56 या 59 विधायक ब्राह्मण चुन करके आए थे, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन 2022 के बाद से ये बीजेपी को लगने लगा है कि अब मामला गड़बड़ा रहा है। उसकी वजह मैंने आपको कहा, इतिहास में चले जाइए, वो जो हाथा बना मठ वाला योगी आदित्यनाथ के साथ एक पुराना बैगेज है कि भाई यहाँ तो ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई चली है लंबे समय तक गोरखपुर में, और उसका एक किरदार खुद योगी आदित्यनाथ रहे हैं, दूसरा किरदार हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों की बात करते थे, योगी आदित्यनाथ खुल के ठाकुरों की बात करते थे, और वहाँ जमकर के ब्राह्मण बनाम ठाकुर चला है। उसमें कई सारी और भी एंट्री हुई है, इधर क्या नाम है, अमरमणि त्रिपाठी की उसमें एंट्री हो गई है, वो ब्राह्मणों की ओर से आ गए। ठाकुरों में उसमें कई सारी एंट्री होती गई है, लेकिन ये एक लंबे समय तक चला। और ये बड़ी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद भी चला। मतलब आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद स्थिति ये हुई कि हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लग रही थी, तो चबूतरा तोड़वा दिया गया वहां पर। उसको लेकर के कहा गया कि ये वही पुरानी खुंदक है ब्राह्मणों के प्रति योगी आदित्यनाथ की, जिसके चलते ये कहा गया। और सुनिए, ये जितिन प्रसाद जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया है जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी करने का, जो आप धन्यवाद दे रहे हैं अमित शाह को, पीएम मोदी को और सीएम योगी को, इन्हीं जितिन प्रसाद ने 2020-21 की बात है, आरोप लगाया था योगी आदित्यनाथ पर। इन्होंने एक ब्रह्म चेतना परिषद बनाई थी और इन्होंने आरोप लगाया था कि योगी के राज में ब्राह्मणों पर जमकर के अत्याचार हो रहे हैं। ये जितिन प्रसाद आरोप लगा रहे थे ब्राह्मणों, और ये भी कहा था असली ब्राह्मण नेता तो प्रियंका गांधी हैं, ये जितिन प्रसाद कह चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण के नाम पर जम के टारगेट किया जा रहा है। आपको याद है रणदीप सुरजेवाला का बयान? रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ी हत्याएं कराई हैं ब्राह्मणों की, ब्राह्मण इतना इनकाउंटर कहीं नहीं हुआ। यही बयान सतीश चंद्र मिश्रा का भी रहा है कि ब्राह्मणों के जमकर के इनकाउंटर, सरकार में सबसे अधिक ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए हैं। तो ये जितनी बार ये ब्राह्मण की आवाज उठाई जाती है, ये सुई योगी आदित्यनाथ में जाती है कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं और इसीलिए ब्राह्मणों पर जमकर के अत्याचार हो रहे हैं। और इसी में ये एक बीजेपी ने पासा फेंका है कि अब समय कम है, इस परसेप्शन को ठीक करना होगा। ये वही कहानी दिखाई पड़ रही है मधुर। लेकिन जितना मैं विपक्षी पार्टियों को देखता हूं, पढ़ता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, एक इनका माइंडसेट है कि भाई जब हम जनता के बीच अपील करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो सवर्ण वोट बैंक ये मान के चलते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, वो ये मान के चलते हैं कि ये बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, ये अब नहीं छिटकेगा। तो क्या ऐसा है या फिर ब्राह्मणों में नाराजगी है? कई बार ब्राह्मणों को लगा कि वी आर बीइंग टारगेटेड, तो क्या ऐसा है या ब्राह्मणों के बीच ये है नाराजगी सरकार को लेकर? देखिए क्या है कि आज की राजनीति में किसी भी वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता कि हमारा है, कहीं छिटकेगा नहीं। बहन जी के हाथ से दलित वोट बैंक छिटक गया। आप कल्पना कर सकते थे कि दलित बहन जी को वोट ना दें, लेकिन वो हो गया। समाजवादी पार्टी के हाथ से जो यादव के अलावा तमाम और जो वोट बैंक थे उसमें सेंध लग गई। ओबीसी के तमाम धड़े जो बीजेपी के हाथ आ गए, और जो बीजेपी के साथ आए थे 2024 में उसमें सेंध लग गई। कुर्मियों ने मैक्सिमम वोट दे दिया समाजवादी पार्टी को 2024 में, जबकि 19 में बीजेपी के साथ थे। सैनी, शाक्य, राजभर, निषाद, ये सब बीजेपी से छिटकते गए। तो आप ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। ठाकुर का वोट बैंक तो बीजेपी कह रहा है ना, उनका सबसे बड़ा जो चेहरा है यूपी में, वो तो ठाकुरों का ही चेहरा है। योगी आदित्यनाथ वो ठाकुर हैं। इसके बाद भी ठाकुरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया 2024 में, बाकायदा क्षत्रिय पंचायतें की और कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो आप किसी भी वोट बैंक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। नंबर एक चीज। नंबर दो ये है कि ब्राह्मणों में ये रहा है यूपी में जम करके ये परसेप्शन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये है कि भाई उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनकी वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनकी वो हिस्सेदारी नहीं है जो उनकी संख्या के मुताबिक होनी चाहिए। ये उनके जहन में है। ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात होती है तो ये होता है कि कोई बोलने वाला नहीं होता है, ये भी बात सामने आती है। कई सारी कस्टोडियल डेथ हो गई जहाँ पर ब्राह्मणों की मौत हुई और कहा हुआ कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी बस्ती में हाल ही में आदर्श उपाध्याय का मैटर हुआ। एक कम उम्र के लड़के को थाने में बुलाया गया, इतना पीटा गया कि वो लड़का मर गया, और उसमें जब एक्शन की बात आई तो बीजेपी के अपने ही पदाधिकारियों ने विरोध कर लिया, दुनिया भर का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन वहाँ पर वो एक्शन नहीं हुआ जो वो चाह रहे थे। तो ये और उस मुद्दे को अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं के साथ में एक बैठक की समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, और वहाँ उस मुद्दे को उठाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं आदर्श उपाध्याय के साथ में, और ये भी कह दिया कि हाथा नहीं सुहाता उनको, मतलब योगी को हाथा नहीं सुहाता, इनकी योगी ब्राह्मण विरोधी हैं।
तो एक परसेप्शन ये पहले से भी रहा है योगी के साथ में, और उनके 8 साल के कामकाज के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई जहां ये परसेप्शन और मजबूत हुआ है, और ये बीजेपी की चिंता का सबब बना हुआ है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये ब्राह्मण वोट बैंक खिसका, नाराजगी में हमको आईना दिखाने के लिए खिसका कि आईना दिखा देंगे, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो एक ब्राह्मण समाज के बीच ये एक स्लोगन बड़ा पॉपुलर है कि भाई जिसके साथ ब्राह्मण उसी की सत्ता, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वर्क करता है। अब आप सोचिए 12 से 14% का एक समूचा वोट बैंक जहां चला जाएगा, उसका क्यों नहीं उसको फायदा होगा। दूसरा ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक के साथ एक बात ये भी कही जाती है कि एक तरह की वैचारिकी क्रिएट करते हैं। वैचारिकी मतलब ये है कि चर्चा, वैचारिकी, एक परसेप्शन बिल्डअप करते हैं, ये भी उनके साथ में एक चीज़ चलती आई है। तो ये एक वाकई एक चिंता का विषय रहता है कि आप वोट बैंक, और ब्राह्मण ही को मैं कह रहा हूँ, किसी भी वोट बैंक को जो बड़ा वोट बैंक है, आप छतरी देख लीजिए, बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी छतरी नाराज हो जाए। बड़ी उन्होंने कोशिश की थी 24 से मनाने की, छतरी पंचायतें चल रही, जबकि छतरी 8-9% या 7-8% ऐसे ही हैं, फिर भी वो नहीं चाहते कि वो हमसे छटके। यहाँ तक कि बीजेपी तो यादव वोट बैंक जो उसको नहीं देता है, उसके लिए भी फीलर्स दिए जाते हैं कि भाई वहाँ मोहन यादव को ले आए हैं, वहाँ भूपेंद्र यादव हैं, देखिए वो मथुरा में हम उद्धार करा रहे हैं आपके आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान की, उनकी जन्मभूमि को हम मुक्त करवा रहे हैं, तो वहाँ भी फीलर्स दे रही है। तो ये कोई भी सेंसिबल पार्टी होगी, वो ऐसे वोट बैंक को जो 10%, 12% या 6-7% ही क्यों ना हो, वो उसको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगी, और ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से फिसल जाए। तो देखा आपने कैसे शहरों का नाम, शहरों से जुड़े इलाकों का नाम बदलने से वोट बैंक को जोड़ा जा रहा है, और कैसे वोट बैंक को प्रभावित करने की ये कोशिश की जा रही है ताकि वो वोट छटके नहीं। और यहाँ एक चर्चा ये भी है कि जब कहते हैं लोग कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, तो वहाँ ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उस नगरी का नाम, उस स्थान का नाम कभी शुरू से इलाहाबाद नहीं था। ये एक विमर्श का विषय है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।